हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री एग्ज़ाम 2016 के कुछ प्री के MCQ, ठीक है, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन 50 या 52 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे प्री के, वो हम सभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि असंज्ञेय अपराध जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां पर कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, केवल न्यायालय जमानत दे सकता है। तो भाई असंज्ञेय अपराध का अर्थ कौन सा मामला होता है? असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है एक ऐसा मामला जहां पर पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि उसका पद इंस्पेक्टर के पद से क्या ना हो, नीचे का ना हो, और उसने जांच में भाग ना लिया हो कि जब इंक्वायरी हुई हो तो उसने उसमें भाग नहीं लिया जाना चाहिए। तो भाई कहाँ पर बताया गया है ये? कहाँ पर बताया गया है ये वाला जो प्रावधान है कहाँ पर है? सेक्शन 25 में है। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC के धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बॉन्ड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? तो किसकी बात कर रहा है भाई? संदिग्ध व्यक्ति की बात करता है, और सेक्शन 109 में डिफाइन है कौन लेगा, जो प्रतिभूति लेगा वो कौन लेगा? वो लेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और कितने दिनों के लिए लेगा? वो लेगा भाई 1 वर्ष तक के लिए। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसकी एक कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है? तो भाई ये दिया था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा में निहित है? तो ये कहाँ पर है प्रावधान? ये दिया गया है सेक्शन 304 में फ्री हेल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ली बार्गेनिंग का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है, तो वहां पर प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में अधिकतम सजा केवल कितनी दिन की दी जा सकती है? तो भाई अधिकतम जो पनिशमेंट देंगे वो कहाँ तक की देंगे? कौन सी देंगे, है ना? वो देंगे 3 माह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 468(2) के तहत समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं होती यदि अपराध कितने वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय हो? तो वो होगा भाई 3 साल से अगर ज़्यादा की सजा है, पनिशमेंट है, तो वहाँ पर लिमिटेशन लागू नहीं होती, मतलब टाइम पीरियड लागू नहीं होता। इसके अलावा क्या है टाइम पीरियड कि भाई अगर जुर्माना से केवल जुर्माने से दंडनीय है अपराध तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर हमें बात दाखिल करना होगा, टाइम पीरियड है ना। इसके बाद है कि अगर पनिशमेंट मिल रही है और पनिशमेंट कितने दिन तक के लिए? 1 साल तक के लिए, तो वहाँ जो टाइम लिमिट होगी कितनी होगी? 1 साल होगी। और अगर 3 साल तक है तो वहाँ 3 साल, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर कोई भी 3 साल से ज़्यादा की अगर सजा का प्रावधान है तो वहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। ओके, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भाई ये तैयार किया गया था भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा। आंसर है हमारा बी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 ओमिट कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है, कोई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? तो भाई अब जम्मू कश्मीर राज्य से ही संपूर्ण भारत पर लागू होती है। जब ये पेपर आया था, जब ये क्वेश्चन पेपर था, कब का है? 2016 का है। तो उस टाइम पर वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है। याद रखिएगा, डेट मैंने आपको बताई है, डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाता? तो भाई डोली इन कैपेक्स किसे माना जाता है? ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया अपराध जो कि 7 साल से कम का हो। कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 82 ऑफ IPC एक्ट में। A B को भड़काता है ताकि B को C को जड़ की हत्या करने के लिए भड़का सके, परिणाम स्वरूप B C को भड़का देता है
और सी जेड की हत्या कर देता है, सजा का भागीदार कौन होगा? तो भाई सजा के भागीदार ए, बी और सी सभी होंगे, क्योंकि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है ना? क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे बलात्कार कहा जाएगा, इसे रेप कहा जाएगा यदि एक आदमी एक महिला की सहमति या असहमति से उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होता है जिसकी आयु कितने वर्ष से कम हो। यहाँ पर ऑप्शन है 16, 14, 15 और 18। तो भाई एज कितनी हो कि अगर 18 साल से कम है तो वो क्या माना जाएगा? विदाउट कंसेंट के रेप माना जाएगा। नेक्स्ट है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में एक नई धारा जोड़ी गई है, 376D जोड़ी गई है। किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था? तो कौन सा केस था भाई? वो वाला कौन सा केस था जिसमें कि संवैधानिक बता दिया गया था? तो वो जो केस है वो है सुरेश कुमार बनाम कौशल बनाम नाच फाउंडेशन का केस है। ठीक है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला किससे संबंधित है? तो ये है आईपीसी की धारा 499 और धारा 500, सॉरी ये जो क्वेश्चन, हाँ यही है, कौन सा है कि जो संविधान की जो आईपीसी की जो धारा 499 है और 500 है उसे मानहानि को बरकरार रखना कि भाई वो संवैधानिक है। आईपीसी की धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो वो क्या मानी जाती है? डकैती मानी जाती है। मतलब लूट का उग्र रूप क्या होगा? डकैती होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश इंजेक्शन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है? तो व्यादेश से रिलेटेड प्रावधान कहाँ पर है? आदेश कौन सा है? ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है 39। और साथ में कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं हम? साथ में पढ़ते हैं सेक्शन 95 ऑफ सीपीसी एक्ट। नेक्स्ट है डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होती? तो भाई जो बही खाते होते हैं वो कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते हैं? बही खाते। नेक्स्ट है गार्निसी का कौन सा एक व्यक्ति होता है? गार्निसी किसे कहते हैं? निर्णय ऋणी का ऋणी, जजमेंट डेप्टर का ऋणी कौन होता है? क्या होता है? गार्निसी होता है। नेक्स्ट है अंतर्वर्ती आदेश इंटरलोक्टरी ऑर्डर सिविल कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं वो कब किए जाते हैं? जो अंतरिम ऑर्डर देंगे तो वो देंगे भाई सिविल कार्रवाई की विचारधारणता के दौरान, की जब एक सिविल कार्रवाई विचाराधीन है और वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो अंतर्वर्ती आदेश दे देता है। ठीक है, जो कि मामला जब विचाराधीन हो तब दिया जाता है। सीपीसी की धारा 80 किससे संबंधित है? तो ये सरकार को सूचना दिए जाने से संबंधित है कि सरकार के खिलाफ अगर मुकदमे किया जाता है तो कार्रवाई शुरू करने से पहले नोटिस देने की आवश्यकता होती है। और नोटिस कितने दिनों का देना चाहिए? 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता 1999 में संशोधन के तहत स्थगन की संख्या को सीमित करके कितना कर दिया गया है? अब स्थगन की संख्या 3 बची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति डिक्री का एक भाग नहीं है जिसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत परिभाषित किया गया है? तो भाई सिविल कोर्ट का अधिनिर्णय क्या होता है? सिविल कोर्ट का अधिनिर्णय एक डिक्री होगा, है ना। अधिकारों का निर्णय करना तो वो भी डिक्री है। एक अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति भी निर्णय डिक्री है, लेकिन गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश डिक्री नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा, रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट है अंकीचन मुकदमे का अर्थ क्या होता है? अंकीचन मुकदमा कौन लेके आता है? ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है ना। कौन है अंकीचन मुकदमा कौन लेके आएगा? आपने पढ़ा ही होगा सबने। तो अंकीचन मुकदमा ऐसा व्यक्ति लेके आता है जो कि जरूरतमंद व्यक्ति हो, जिसके पास कोर्ट की फीस करने के पैसे ना हो। ठीक है, तो वो होगा अंकीचन। अदालत के बाहर विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के तहत प्रदान किया गया? तो भाई ये दिया गया है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी एक्ट। ठीक है, आंसर है हमारा पी। नेक्स्ट है मुकदमे या कार्रवाई का एक राज्य से अन्य राज्यों में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जाता है? तो भाई अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमें क्या करना है? मामले को ट्रांसफर करना है, तो हम किसे करेंगे? उच्चतम न्यायालय को करेंगे। लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है तो तब उसी राज्य में, तब कहाँ कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्रुत अपील कहाँ की जा सकती है? तो भाई द्रुत अपील कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में की जाती है और विधि के प्रश्न पर
की जाती है, ना कि तथ्य के प्रश्न पर। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम किसके द्वारा कौन सा संशोधन करके शुरू किया गया था? तो ये संशोधन कौन सा था, अमेंडमेंट कौन सा था? ये है हमारा 101 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया था। ओके, इसके बाद कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 102 हुआ पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, 103 हुआ आर्थिक, है ना, इकोनॉमी बैकवर्ड वाला हुआ, और उसके बाद में 104वां संशोधन SC/ST एक्ट के लिए हुआ है। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त का चयन करिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है भाई? सभी व्यक्तियों को कानून की समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा देखिए ये सी आंसर है, आपको सभी को पता है, लेकिन जो आंसर की दी हुई है उसमें कानून के समक्ष समानता दिया हुआ है सिर्फ, लेकिन जो हमारा सेक्शन 14 है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की बात करता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो कहाँ पर किया गया? 21A में और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य होते हैं? तो हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जब मंत्रिपरिषद अपनी सलाह भेजती है तो वो क्या कर सकता है? उसे एक बार विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जब वो विचार करके मंत्रिपरिषद उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देती है तो वो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी कि भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के पास से कार्यान्वयन के बाहर हो जाएगा कितने दिनों के बाद? कि भाई अगर 6 सप्ताह में क्या नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है, तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश लागू नहीं होगा फिर। नेक्स्ट है केशवानंद भारती के मामले का संवैधानिक महत्व क्या है? तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि भाई तुम संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को भंग नहीं हो सकता। ठीक है, कि अगर मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है तो आप उन्हें नहीं छीन सकते हैं। तो क्या महत्व दिया गया था? कि बुनियादी संरचना को, सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। आंसर ए, पूर्ण विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें समाहित है? तो ये है सेक्शन 261 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भाई वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उसी प्रणाली और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रणाली के आधार पर न्यायाधीश को हटाया जाता है। आंसर है हमारा सी। परमादेश का आज्ञा पत्र रिट ऑफ मैंडेमस क्यों जारी किया जाता है? तो परमादेश क्या होता है कि हम आदेश देते हैं कि भाई अगर तुम किसी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हो, तो आपको आदेश दे दिया जाएगा कि हम आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम कंप्लीट करना ही होगा। तो लोक प्राधिकरण को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, निर्देशित करने के लिए मैंडेमस रिट जारी की जाती है। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता? तो उच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी अधिकारिता होती है? रिट अधिकारिता होती है, अपीलीय, मौलिक होती है, लेकिन परामर्शदायी अधिकारिता उसके पास नहीं होती। वो किसके पास होती है? वो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 393 है वो बात करता है कि जो संविधान है भारत का संविधान, इसे क्या कहा जाएगा? भारत का संविधान कहा जा सकेगा। वित्तीय आपात के लिए प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है? वो दिया गया है 360 में। ओके, फिर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो भाई अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान भारत के संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अधिकरणों का निर्माण किया जा सकता है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 323 और 323A आर्टिकल और 323B आर्टिकल में ये प्रावधान है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? नेपाली तो है, संस्कृत भी है, मैथिली भी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2H के अनुसार एक अनुबंध, एक संविदा क्या है? संविदा है 2H के अनुसार कि जो कानून द्वारा परिवर्तन एक समझौता क्या होता है? क्या होता है? संविदा होती है। ओके, सेकंड रुकिएगा प्लीज। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती? साझेदारी, एजेंसी, न्यास और जमानत। किसके लिए प्रतिफल, कंसिडरेशन की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है? तो एजेंसी के लिए क्या नहीं, किसी जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है ए जो एक व्यवसायी है बी के घर पर सामान गलती से छोड़ जाता है, बी सामान को अपना समझता है, क्या बी भुगतान के लिए बाध्य है? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि क्या हो गया, अब यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भुगतान के लिए बाध्य है। हाँ, हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं बीमा कैसा करार होता है? तो बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। कौन सी होती है भाई? क्षतिपूर्ति की संविदा। नेक्स्ट है एक एजेंट द्वारा प्रधान के प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिस्थापित एजेंट। आंसर हमारा बी होगा। ओके, तो ये हमारे 52 जो एमसीक्यू थे 2016 के छत्तीसगढ़ प्री के एग्जाम के, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आप बाकी के 48 कर लेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि वहाँ के छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।